नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो एमसीक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 10 के अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो पूछा गया है, गाइटर जो रोग होता है, गाइटर रोग के कारण हमारे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है। जो गाइटर रोग होता है इसको हम घेंगा भी कहते हैं। तो घेंगा रोग जो होता है, घेंगा जो रोग होता है, इसके अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंत होती है, यकृत होता है, फेफड़े होते हैं या फिर थायराइड ग्रंथि होती है। तो जो गोइटर रोग होता है उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर कौन सी ग्रंथि, थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में क्या नाम देते हैं, आउटू ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। तो जो घेंगा रोग होता है या गोइटर रोग होता है उसके अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, तो गले के अंदर पाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो भोजन का जो डाइजेशन होता है, जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है, तो छोटी आंत के अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और छोटी आंत की लंबाई की मैं बात करता हूं तो वो 9 मीटर की होती है, और अगर फुट के अंदर पूछा जाए तो वो 32 फीट की होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है मीटर के अंदर 9 मीटर की होती है, और फीट के अंदर पूछा जाए तो 32 फीट की हुई होती है। और दूसरा काम क्या होता है, इसका पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो अब्जॉर्प्शन होता है, जो पचे हुए भोजन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। जो छोटी आंत होती है उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको विल्ली कहा जाता है, VIII विल्ली कहा जाता है। हिंदी के अंदर इसको रसांकुर कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। जो क्या करती हैं, छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। तो छोटी आंत के अंदर क्या पाई जाती है, इस प्रकार से विल्ली पाई जाती है जिसको हिंदी में रसांकुर कहा जाता है। वो क्या करती हैं, छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे ज्यादा मात्रा के अंदर भोजन का वहां से क्या हो सके, अवशोषण हो सके। उसके बाद में दूसरा है यकृत। यकृत जो होता है इसको हम लीवर कहते हैं, और एक जिगर भी इसको नाम दिया जाता है, जिगर नाम दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो यकृत होता है। और दूसरी मैं बात करता हूं तो हम कह सकते हैं इसको मानव शरीर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है। वहीं पर सीधा सा क्वेश्चन कह दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होता है। अब हमने बहिस्रावी क्यों लिखी, तो मानव शरीर के अंदर ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, एक क्या होती है, एक एक्सक्रीटरी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, और एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि हो तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, यकृत रहेगा। अगर न बहिस्रावी कहे न अंतःस्रावी कहे तो हमारा आंसर सीधा क्या रहेगा, यकृत ही रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होता है। जो पीलिया रोग होता है उसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। यकृत जो लीवर होता है इसके अंदर रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है, रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम हिंदी के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं, पुनरुद्भवन की क्षमता। दोबारा से रीजनरेट होने की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर के पास होती है और सबसे कम ब्रेन की न्यूरॉन के पास होती है। तो ब्रेन के अंदर कौन सी सेल होती हैं, न्यूरॉन होती हैं, उनके पास सबसे कम मात्रा में रीजनरेशन की पावरें होती हैं। अगला ऑप्शन था फेफड़े, जिसको हम लंग्स कहते हैं, लंग्स कहते हैं। लंग्स जो है किसके अंदर काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं हम। किसके अंदर पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं। इनका कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करने का इनका काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन, एक्सक्रीट करने का कार्य,
एक्सक्रीट उनको बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? फेफड़ों का होता है, लंग्स का होता है। किसका होता है? लंग्स का होता है। उसके बाद अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पाई कहां पर जाती है? तो गले में पाई जाती है। गले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। जिसका दूसरा नाम, सेकंड नाम की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा नाम इसका क्या होता है? आउटू ग्रंथि होता है। मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी यकृत है। लेकिन ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक बहिस्रावी होती है, एक अंतःस्रावी होती है। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है ये क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। तो 3 क्वेश्चन है यहां से। क्वेश्चन सीधा कहे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है। शेप इसकी अच शेप होती है। अच शेप होती है, या इसको हम कह सकते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई शेप की होती है। बटरफ्लाई शेप की होती है। थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, इसका दूसरा नाम है अच शेप की या बटरफ्लाई शेप की है। घेंगा रोग या गोइटर रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। भोजन के अंदर गोइटर का दूसरा नाम घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। और इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन पूछा गया था, गोइटर रोग के कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि किस प्रकार से प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम आउटू ग्रंथि होता है। घेंगा रोग या गोइटर जो रोग होता है वो भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग, हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज भी कहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? रेबीज रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग के अंदर पानी से डर लगता है। पानी से, हाइड्रोफोबिया रोग के अंदर क्या होता है? पानी से जो है ना डर लगता है। पानी से डरे लगता है। फोबिया मतलब भय होता है। हाइड्रोफोबिया क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब यहां पर क्या है? पानी है। फोबिया का मतलब क्या होता है? भय होता है। हाइड्रो का मतलब पानी है, फोबिया का मतलब भय होता है। तो पानी से डर लगता है। और पानी से डर लगने के कारण क्या होता है? शरीर में, इस रोग के अंदर क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया रोग के अंदर क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज होता है। पागल कुत्ते के काटने से होता है। वायरस जनित रोग होता है। कौन से वायरस होता है? रैबिडो वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से होता है। वायरस जनित रोग होता है। वायरस जनित रोग के बारे में मैंने एक बात यहां पर लिखी है। वायरस जनित रोग की ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छप्पो। तो यहां से 12 रोग हम पढ़ने वाले हैं। 12 रोग जो वायरस से होने वाले हैं। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो एड्स होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो किस कारण से होता है? HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन अमीनो वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। दूसरा रोग वायरस जनित होता है, चेचक होता है। यहां से इन्फ्लुएंजा है, हर्पिस है, डेंगू है, ट्रैकोमा है। ट्रैकोमा किसका रोग होता है? आंख का रोग होता है। तो आंख का रोग कौन सा होता है? खसरा है, रेबीज है। रेबीज को ही क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोफोबिया नाम दिया जाता है, जिसके अंदर पानी से भय लगता है। गलसुआ है, पीलिया है, छोटी माता है और पोलियो। तो ये 12 रोग हैं जो किससे होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। तो हाइड्रोफोबिया भी किससे होता है? वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस से होता है? तो रैबिडो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है, ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र
लाल चक्कर किस देश से संबंधित है? ओलंपिक जो ध्वज है उसके अंदर चक्कर हैं, तो 5 जो चक्कर हैं उन 5 चक्करों में लाल जो रंग है वो किस देश से संबंधित है? तो 5 चक्कर हैं। जो पीले रंग का चक्कर है वो एशिया को दर्शाता है, जो काला है वो अफ्रीका को दर्शाता है, जो लाल है वो अमेरिका को दर्शाता है, जो नीले रंग का है वो यूरोप को दर्शाता है, और जो हरे रंग का है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो यहां पर ये पूछा है 5 रंगीन चक्करों में लाल चक्कर किस देश को दर्शाता है? तो लाल चक्कर किसको दर्शाता? पीला किसको? एशिया को। काला किसको? अफ्रीका को। लाल किसको? अमेरिका को। नीला किसको? यूरोप को। हरा किसको? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाने का काम करता है। उसके बाद में ओलंपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा है? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व। हरियाणा पुलिस के अंदर, एसएससी के अंदर, जेपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर हुआ था? ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर किस देश के अंदर है? यूनान के अंदर। शहर कौन सा? ओलंपिया। देश कौन सा? यूनान के अंदर, जिसकी राजधानी एथेंस है। ओलंपिक जो खेलों का, ओलंपिक ये जो शब्द, जो ओलंपिक शब्द लिया गया है ये ओलंपस पर्वत से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओलंपिक जो शब्द है वो ओलंपस पर्वत से लिया गया है। इनका जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 साल के बाद में किया जाता है। प्रत्येक 4 साल के बाद में किया जाता है। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक, सन 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीतने का कार्य इन्होंने किया था। वेट लिफ्टिंग के अंदर कांस्य पदक जीतने का इन्होंने कार्य किया था। और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनाई गई है? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइन। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। बुद्ध चरित किसकी है? असव घोष की है। कादंबरी और हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की है, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। ये कुछ पुस्तकें हैं जो पूछी गई हैं। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। बुद्ध चरित किसकी है? असव घोष की है। कादंबरी और हर्षचरित बाण भट्ट की है। शाहनामा फिरदौसी की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। और लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है, जो कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कच्छ जिला किसका है? तो गुजरात का जो जिला है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ है। कच्छ कहां का है? गुजरात का है। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो माहे है। माहे कहां पर पड़ता है? पांडिचेरी के अंदर पड़ता है। और पांडिचेरी क्या है? कि यूनियन टेरिटरी है, एक संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस? पांडिचेरी की है। किसकी है? पांडिचेरी की है। पांडिचेरी की जो भूमि है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर स्थित है। पांडिचेरी के अंदर 4 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं? 4 जिले पड़ते हैं। ये भारत का जो ना पूर्वी तट है। इस साइड में कौन सा तट है? पूर्वी तट है। और ये कौन सा है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट है। यहां पर नीचे क्या पड़ता है? सबसे नीचे जो है तमिलनाडु। सबसे नीचे क्या है? तमिलनाडु है। इस साइड में यहां पर क्या है? केरल है। केरल है। यहां पर ऊपर क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो पांडिचेरी के अंदर 4 जिले पड़ते हैं। 4 जिले पड़ते हैं, पांडिचेरी और कराईकल। कौन सा है?
पांडिचेरी खुद है और एक जिला है उसका कराईकल। पांडिचेरी और कराईकल तो पड़ते हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर। किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। और एक जिला पड़ता है यनम में, जो पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये पूर्वी तट के ऊपर इसके 3 जिले पड़ते हैं। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य के अंदर है। और जो माहे जिला है वो कहां पर पड़ता है? वो केरल के अंदर पड़ता है। माहे कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। तो यही क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो कौन सा है? पांडिचेरी है। पांडिचेरी के अंदर 4 जिले हैं। कौन से हैं? पांडिचेरी है, कराईकल है, यनम है और माहे है। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। कौन सा तट है? पूर्वी तट। यनम आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, पूर्वी तट है। और माहे केरल के अंदर पड़ता है, ये पश्चिमी तट है। पांडिचेरी व कराईकल तमिलनाडु के अंदर पूर्वी तट पर पड़ते हैं। यनम आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वी तट पर है। माहे केरल के अंदर है पश्चिमी तट के। तो संघ शासित क्षेत्र है पांडिचेरी, जिसके अंदर 4 जिले हैं और चारों जिलों की सीमा एक दूसरे के साथ नहीं लगती है। चारों जिलों की सीमा एक दूसरे के साथ में नहीं लगती है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा है? पुडुचेरी है या पांडिचेरी है। इसके अंदर 4 जिले हैं, चारों जिलों की सीमा आपस में नहीं लगती है, एक दूसरे के साथ में साझा नहीं करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। किसके साथ में? कर्नाटक के साथ में नहीं लगती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर इसका एक जिला पड़ता है जिसका नाम है यनम है। जिसका नाम क्या है? यनम है। मैंने अभी बताया था, यनम जो पांडिचेरी यनम जिला वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। कराईकल प्लस में जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी जो है वो कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर है। और जो माहे है, जो भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, वो कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। तो कर्नाटक के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एवलांच किसे कहा जाता है? एवलांच किसे कहा जाता है? एवलांच कहा जाता है हिमस्खलन को कहा जाता है। हिमस्खलन को कहा जाता है। जो स्नो जो है स्लाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? एवलांच कहा जाता है। तो एवलांच जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमस्खलन को एवलांच कहा जाता है। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10। हरियाणा राज्य की घटना पर बनी एक फिल्म है NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो NH10 फिल्म बनी थी, उसके अंदर अभिनेत्री कौन थी? अनुष्का शर्मा थी। अनुष्का शर्मा। NH10 जो फिल्म है, NH10 जो फिल्म थी वो फिल्म 2015 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2015 के अंदर। और इसके निर्देशक कौन थे? नवदीप सिंह इसके निर्देशक हैं। नवदीप सिंह इसके निर्देशक हैं। अगर मैं बात करता हूं NH10 के बारे में बात करता हूं तो वर्तमान में भारत के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके नाम जो है चेंज कर दिए गए हैं। तो NH जो 10 है वो उसका पुराना नाम था, वर्तमान में नाम उसका क्या है? नया नाम NH9 है। NH9 है। तो भारत के अंदर जितने भी जो नेशनल हाईवे थे उनके नाम चेंज कर दिए गए। जो उत्तर से दक्षिण आते हैं वो किस नंबर के ऊपर है? इवन नंबर के ऊपर है। और जो पूर्व से पश्चिम जाते हैं वो ओड नंबर के ऊपर रखे गए हैं। तो NH9 वर्तमान का जो NH9 है वो फाजिल्का पंजाब से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से वापस उत्तराखंड के अंदर अस्कोट उत्तराखंड के अंदर जाता है। तो जो NH9 है वो फाजिल्का पंजाब से लेकर के कहां तक जाता है? अस्कोट उत्तराखंड तक जाता है। राज्य कौन से हैं? किस किस राज्य से गुजरता है? नंबर 1 पंजाब है, नंबर 2 हरियाणा है, नंबर 3 यूटी दिल्ली है, नंबर 4 उत्तर प्रदेश है और नंबर 5 कौन सा है? उत्तराखंड से होकर के गुजरता है, NH9 गुजरता है। तो राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर के गुजरता है NH9, जिसका पुराना नाम क्या था? NH10 था। वर्तमान में NH9 जो है वो हरियाणा का सबसे
लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में जो NH9 है, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 है। कौन सा है? NH9 है, जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर कहें या हम कह सकते हैं 285.9 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और 285.9 किलोमीटर की लंबाई के साथ में हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 है, जो हरियाणा के 6 जिलों से होकर के गुजरता है। हरियाणा के 6 जिलों से होकर के गुजरता है। हरियाणा में एंट्री करता है कहां से? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। बहादुरगढ़ झज्जर से एंट्री करता है। एग्जिट डबवाली सिरसा से जो है ना हरियाणा से एग्जिट करता है 6 जिलों के अंदर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के NH9 जो है ना नहीं गुजरता है? किस किस से गुजरता है वो बात अगर हम करें तो राज्य की मैंने आपको बता दी है कौन से हैं। पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। लेकिन हरियाणा के अंदर जिले की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एंट्री करता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर। फिर सांपला, रोहतक और महम, ये किसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रोहतक के अंदर। फिर आता मुंडाल, ये मुंडाल है। मुंडाल कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। फिर हांसी, हिसार, अग्रोहा हिसार के अंदर है। फिर फतेहाबाद है, सिरसा और डबवाली सिरसा के अंदर। तो हरियाणा के 6 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन से जिले हैं? झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, हिसार है, फतेहाबाद है और सिरसा से होकर के गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 2000 क्वेश्चन पूछा गया NH10 हरियाणा के जिले से होकर नहीं गुजरता है। क्योंकि वर्तमान में NH10 का नाम क्या है? NH9। नाम बदल दिया, NH10 का नाम बदल करके NH9 कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा था NH10 हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन हिसार, जींद और सिरसा। तो किस जिले से होकर के नहीं गुजरता है? जींद जिले से होकर के नहीं गुजरता। देख सकते हैं हम यहाँ पर झज्जर से गुजरता है, रोहतक से, भिवानी से, हिसार से, फतेहाबाद से और सिरसा से होकर के गुजरता है। तो बाई ऑप्शन अगर हम काटते हैं तो जींद जिले से होकर के नहीं गुजरता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।